बेसिकली रिहैबिलिटेशन कैसे होता है, उसके बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, एक रिहैबिलिटेशन की जर्नी जो होती है वो किस प्रकार होती है, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि सक्सेस रिहैबिलिटेशन की जो मेरा मेजर टॉपिक का जो मेजर एरिया है, सक्सेस रिहैबिलिटेशन की कैसे देखेंगे, उसके मेजर्स क्या होंगे, फिर उसमें टूल्स कैसे देखेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रिहैबिलिटेशन को और उसकी जर्नी को इंक्लूड किया। रिहैबिलिटेशन इज इम्पोर्टेंट एज वी ऑल नो इन द इंडियन जस्टिस सिस्टम, not because it is enshrined in the law, but it reveals the underlying factors that lead to deviant behavior. There are multiple socio-economic and psychosocial factors associated with the law-breaking behavior of children in India. Most of the children in conflict with law come from poor households and marginalized communities. They are deprived of adequate levels of care, support, and supervision. Parental neglect भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, जो is found to be pervasive. Conflicts, deviance and disruption within families, ये सभी एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों में देखे गए हैं, जो कि फिर आगे जाके ऐसी फैमिली वाली सिचुएशन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो बच्चे फिर क्राइम में देखे जाते हैं या कोई इनसे किसी सिचुएशन में ऑफेंस हो जाता है। इसी अगर जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमने जब आफ्टर केयर प्रोग्राम के बारे में बताना एक जरूरी स्टेप हो जाता है। आफ्टर केयर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ये ऑब्जर्वेशन होम से बच्चे, जब ऑब्जर्वेशन होम में कब तक रहते हैं बच्चे, जब तक वो दे डोंट टर्न 18 तब तक रहते हैं। उसके बाद जो हमारा ये आफ्टर केयर प्रोग्राम है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है उनके प्रॉपर कम्युनिटी में रीइंटीग्रेशन के लिए। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट provides for institutional care for juveniles in conflict with law and children in need of care and protection up to age of 18 years, जैसा हम सब जानते हैं। However, most of the children in care have nowhere to go once they reach the age of 18 and are discharged from their institutions. In addition, and as empirically observed, institutional life does not prepare children well for life outside an institution. जैसा अभी बात भी हो रही थी कि मैम का टॉपिक था इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में, पर ये देखा गया है, ये जो इंस्टीट्यूशन जैसा बताया मैम ने कि वो संदर्भ इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन वाले बच्चे होते हैं वो बाहर की लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो हम उनका डायरेक्ट, क्योंकि मैं आने वाला हूँ अभी रिहेबिलिटेशन के मेजर के ऊपर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट उनका ट्रांजिशन कम्युनिटी में करा देते हैं तो अक्सर वैसे वाले जो मामले होते हैं वो हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो उनको आफ्टर केयर प्रोग्राम के माध्यम से उनको धीरे धीरे इंटीग्रेट करना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, उनको सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो एक इंस्टीट्यूशनल लाइफ से जब निकले तो बाहरी लाइफ जो इंडिपेंडेंट लाइफ होती है उसमें कैसे एंटर करें। सपोर्ट, जैसे हम किसी बच्चे को चलना सिखाते हैं तो हम उस बच्चे को एकदम, जब उसका उंगली पकड़ के हम चला रहे होते हैं तो एकदम नहीं छोड़ देते, उसको धीरे धीरे छोड़ के फिर देखते हैं। तो इस प्रकार केयर एंड सपोर्ट देके हमें उसको कम्युनिटी में, सोसाइटी एट लार्ज में हम उसको मेन स्ट्रीम हमें करना चाहिए। दे आर अनेबल, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं दे आर अनेबल टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड आर इजीली अफेक्टेड बाय द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर दीज चिल्ड्रन टू सस्टेन देमसेल्व्स during the transition from institutional to independent life. Based on the case-to-case basis, a JJB CWC can order placement of a juvenile child in the aftercare program. ये भी JJB कर सकता है कि उसको आफ्टर केयर प्रोग्राम में प्लेस कर सकता है केस टू केस बेसिस के आधार पर। Now, I'll talk about the measuring the success of rehabilitation. अब सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, जो ये मेजर टॉपिक है इसको समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा था कि रिहेबिलिटेशन की जर्नी कैसे रहती है। रिहेबिलिटेशन, पहले तो हम सभी जानते हैं कि मेजर पार्ट जो है इस सिस्टम का फोकस ही रिहेबिलिटेशन पे करता है, रिफॉर्मेशन पे करता है। तो उसकी सक्सेस, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, उसकी सक्सेस, वो सिस्टम हो पा रहा है नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल, उसकी सक्सेस को देखना बहुत जरूरी है। केस टू केस बेसिस पे सक्सेस देखी जाए तो उसको नापेंगे कैसे, उसको मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए टूल्स क्या होंगे, क्या वो टूल्स केस टू केस बेसिस पे डिफरेंट होंगे या एक जैसे होंगे उसमें, और उसके टूल्स के सिद्धांत क्या होंगे, क्योंकि इसमें मैंने इन सब चीजों में मैंने सजेशन देने की कोशिश करी है, जैसा कि मेरा टॉपिक है।
तो हम सभी जानते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर डेवलपमेंटली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, तो रिस्पॉन्स मस्ट प्रायोरिटाइज रिहेबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट, इसलिए एक तो मेजर करना जरूरी है। एक्यूरेट मेजरमेंट ड्राइव्स बेटर प्रोग्रामिंग, फंडिंग एंड पॉलिसी। अगर हम मेजरमेंट सही कर सकेंगे तो ही हम जो प्रोग्राम है, बाद के हमारे प्रोग्राम है उनके रीइंटीग्रेशन, उसको बेटर डिफाइन कर पाएंगे, बेटर ड्राइव कर पाएंगे। कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन रिड्यूसेस रीऑफेंडिंग एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म चाइल्ड वेलबीइंग। तो हम अगर सक्सेस की बात करें, अगर सक्सेस हमारे बाद के प्रोग्राम हो जाते हैं तो हमें इसमें सफलता मिलेगी, जैसा कि हम बात कर रहे थे रेसिडिविज्म के बारे में, तो रीऑफेंडिंग नहीं होगी, लॉन्ग टर्म चाइल्ड का जो उसका जो वेलबींग है उसका वो जरूरत पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मेजरमेंट एक अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें कि रिहेबिलिटेशन सक्सेस किसको बोलेंगे, तो उसको मैंने 3 क्राइटेरिया में बांटने की कोशिश करी। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर हम जिन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, मैंने जो ये फैक्टर्स लिखे हैं इससे हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सक्सेस है या नहीं है। जैसे सेफ्टी हो गया, बेसिक हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन। अगर इन सभी फैक्टर्स पे बच्चा इन फैक्टर्स को पास कर जाता है, इन फैक्टर्स पे हम उसके केस को देखें तो वो शॉर्ट टर्म सक्सेस कहलाएगा। मिड टर्म में हमने रखा है स्कूल री एनरोलमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है तो वोकेशनल ट्रेनिंग, फैमिली रिकॉन्सिलिएशन, साइको सोशल हीलिंग। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सस्टेन नॉन ऑफेंडिंग, यानी उसका दोबारा क्राइम कमिट नहीं करना, मीनिंगफुल लाइवलीहुड, सोशल बिलोंगिंग एंड इम्प्रूव वेलबींग। तो मैंने पॉइंटर्स में थोड़ा बताने की कोशिश करी है कि जो मेजर्स, जो रिहेबिलिटेशन की सक्सेस होगी वो हम इन फैक्टर्स से देख सकते हैं। अब अगर हमें मेजर करना है तो की आउटकम्स क्या होंगे? रेसिडिविज्म, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, फैमिली एंड सोशल रीइंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर इन आउटकम्स पे हम अगर उनको मेजर करेंगे तो हम जान पाएंगे कि जो उसका इंक्लूजन है इन दी सोसाइटी है, मेन स्ट्रीमिंग इन दी सोसाइटी है, वो उसमें वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि किन फैक्टर, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नाउ अब जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला था कि सक्सेस तो मैंने आपको बता दिया मेजर करना क्यों जरूरी है, और किन आउटकम से या किन फैक्टर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि गाड़ी सही ट्रैक पे चल रही है नहीं चल रही। लेकिन अब वो उसके लिए टूल्स क्या होने चाहिए और स्टैंडर्डाइज टूल्स की आवश्यकता क्या है। तो हम जैसा आप देख पा रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड डेटा हमें कई बार, जितने भी हम जहाँ से गैदर करते हैं उसमें हमें डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं दिखती है, जैसे बोर्ड से, एनजीओ से, सोशल सर्विसेज से। तो एक तो इसलिए स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगेन जैसा मैंने बताया अभी कि सक्सेस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड इनकंसिस्टेंट इंडिकेटर्स, तो उसको अगेन स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है कि क्या पैमाना होगा जिसको सक्सेसफुल माना जाएगा और क्या होगा जिसको अनसक्सेसफुल माना जाएगा। लैक ऑफ बेसलाइन एंड फॉलो अप लीडिंग टू पुअर इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर ये बेसलाइन सर्वे अगर हम नहीं कराते हैं या इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराते हैं तो अगेन हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं कि उसकी उसके स्टेटस को क्या माना जाए। और लास्टली, डिफिकल्टी कंपेयरिंग प्रोग्राम्स। अगर हम हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो हम प्रोग्राम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, बेटर प्रोग्राम जज नहीं कर पाएंगे, और फिर जो अच्छा होगा उसको स्केल अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत जरूरी आवश्यकता है टूल्स के लिए। अब आप आ जाते हैं कि जो टूल्स हम, मैंने बताया कि स्टैंडर्डाइज टूल, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों चाहिए टूल्स में, तो उसके फिर सिद्धांत क्या होने चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एंड एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो उसका सबसे मेजर प्रिंसिपल जो मैं मानता हूँ वो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड। कल्चरली सेंसिटिव एंड नॉन स्टिग्मेटाइजिंग होना चाहिए। फिजिबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें हमें पता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमेशा रहेगा। मॉनिटरिंग इज नॉट अ सिंगल टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। तो उसे लॉन्ग टर्म बनाने के लिए फिजिबल होना बहुत जरूरी है। इस तरह का हमारा जो टूल्स होने चाहिए, इस तरह का उसका अप्रोच होना चाहिए कि वो लो लो बर्डन हो फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए।
मैंने बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि जो एक्चुअली अगर इन सजेशंस को हम इंक्लूड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पे और बात करी जाए, तो कैसे हम टूल्स डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे या जो हमारे अब तक के ऑब्जर्वेशन रहे हैं, उसके आधार पे मैंने एक पॉइंट वाइज को मैंने लिस्ट किया है। मिक्स मेथड हमें रखने होंगे, हमें क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स और क्वालिटेटिव स्टोरीज दोनों की इंपॉर्टेंस रखनी होगी उसके अंदर। और हमें ये ध्यान देना होगा प्राइवेसी प्रिजर्व रहे और राइट्स का रिस्पेक्ट हो। ऐसे वाले प्रिंसिपल्स जो रहेंगे तो वो गुड मॉनिटरिंग टूल्स कहलाएंगे। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, तो जो कोर इंडिकेटर्स होंगे उनको मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। अगर लीगल की बात करें तो रिसिविडिज्म है या नहीं, 1 साल में, 2 साल में, हम उस पे देख सकते हैं इंडिकेटर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाएगा। लीगल एजुकेशन की बात करें तो अटेंडेंस, कंप्लीशन ऑफ कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग। साइको सोशल की अगर बात करें तो वेलबींग जो स्क्रीनिंग होती है वो उसका स्कोर क्या है, उससे हम साइको सोशल देख सकते हैं उसका। फैमिली एंड सोशल अगर फैक्टर की बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है फैमिली से कांटेक्ट करने की, सोशल बिलोंगिंगनेस है या नहीं। और इकोनॉमिक अगर इंडिकेटर की बात करें तो लाइवलीहुड एंगेजमेंट है या नहीं, उसकी तरफ झुकाव है या नहीं, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो इन इंडिकेटर से हम देख सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल भी इंक्लूड करे हैं। केस मैनेजमेंट डेटाबेस, साइको सोशल स्क्रीन, एजुकेशन ट्रैकिंग फॉर्म, फॉलो अप चेकलिस्ट एंड एग्जिट इंटरव्यूज। हमें इन सभी केस टू केस बेसिस पे कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन ये ऑल इन ऑल ये सारे वो टूल्स हैं जो कि हमारे को एक पिक्चर सजेस्ट करेंगे कि हम जो चाइल्ड जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही है या हमें कुछ और इंटरवेंशन की जरूरत है। जैसा मैं बात कर रहा था कि अगर सक्सेस मॉडल्स की बात करेंगे तो हम केस टू केस बेसिस पे सक्सेस मॉडल्स देख सकते हैं। अगर हमें जो इंटीग्रेट करना है कम्युनिटी के अंदर, तो हम जैसा जिस बैकग्राउंड से चाइल्ड आ रहा है, जो बैकग्राउंड का केस है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको इसमें हम इस प्रकार उनको इंटरवीन करा सकते हैं। फैमिली रीइंटीग्रेशन प्लस एजुकेशन सक्सेस, ये एक मॉडल हो सकता है। अगर ये हम इसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम उसको इस मॉडल को फॉलो करके हम उसको ट्रैक पे ला सकते हैं। एंड रिस्टोरेटिव कम्युनिटी मॉडल। अब मैं अगर कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन मॉडल की बात करूं, जो भी एक सब पॉइंट था मेरे टॉपिक का, तो उसमें हमने जो मैंने लिस्ट 5 कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन मॉडल लिस्ट करे हैं यहाँ पर। फैमिली बेस्ड रीइंटीग्रेशन, जिसमें आप नाम से समझ रहे होंगे, हम सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज उसके सेफ रिटर्न को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टू फैमिली विद सपोर्ट। एकदम डायरेक्टली फैमिली में उसको छोड़ के नहीं, सपोर्ट हमें रखना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव केयर प्लस फॉस्टर, वेन अगर फैमिली अवेलेबल नहीं है या अनसेफ है, तो भी हमारे उसको उसके रिस्टोरेशन का हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें ऑल्टरनेटिव केयर में हम उसको ऑल्टरनेटिव केयर प्रोवाइड कराएं। वोकेशनल प्लस एजुकेशन पाथवेज, अगर ये 2 मॉडल्स हमें अगेन इसमें भी हमें केस टू केस बेसिस पे जज करना पड़ेगा। और हो सकता है ये सभी मॉडल्स एक किसी केस में सभी मॉडल्स का भी हमें यूज करना पड़े, और किसी में डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो वोकेशनल एंड एजुकेशन पाथवेज जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयर लिंकेजेस, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसको अपने लाइवलीहुड से जोड़ने के लिए। रेस्टोरेटिव जस्टिस एंड कम्युनिटी सर्विस, रीबिल्ड, उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो रीबिल्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आए तो वो इंक्लूडेड महसूस करेगा, वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व महसूस करेगा। और अगेन लॉन्ग टर्म जो एक सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेंटरशिप, पीयर सपोर्ट। तो जो लॉन्ग टर्म सोशल कैपिटल एंड रोल मॉडल्स, हम उनके माध्यम से ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगेन वो कंप्लीटली फाइनली इंटीग्रेट हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, और वो एक प्रोडक्टिव अडल्ट, एक नॉर्मल अडल्ट के रूप में आगे अपना फ्यूचर देख पा रहा है। और मैंने बहुत, क्योंकि मुझे पता था ये सभी पॉइंट को हालांकि बोलना बहुत जरूर एक बार बोलना जरूरी है, इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक पॉइंट से रखा है।
तो इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स देने की कोशिश करी है एक प्रैक्टिशनर के नाते, तो इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट जो रहेगी उसमें मैं ये मानता हूँ हमारा क्लियर इनटेक एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए। एस्टेब्लिश करें हम इंडिया एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा। हम एक स्टैंडर्डाइज अ ब्रीफ मॉनिटरिंग टूल किट, इनटेक फॉर्म, एक टूल किट होना चाहिए, रेडी टूल किट होना चाहिए, इनटेक फॉर्म हो, फॉलो अप चेकलिस्ट हो, साइको सोशल स्क्रीनर हो, देन स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन केस वर्कर्स ऑन चाइल्ड सेंसिटिव डेटा कलेक्शन, ताकि जो हम जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो हम इंश्योर कर सकें। इंश्योर डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स एंड कंसेंट, वो भी हमारी चेकलिस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड लोकल पार्टनरशिप्स लाइक विद स्कूल्स, एम्प्लॉयर्स, लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स, ये भी एक जरूरी बात है। एथिकल और सेफ्टी कंसिडरेशंस का भी हमें इसमें ख्याल रखना होगा। वो जैसे इन्फॉर्म कंसेंट हो, बच्चे को उसको पता हो, एज अप्रोप्रिएट उसका कंसेंट देना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवॉइड री-ट्रॉमेटाइजेशन इन इंटरव्यूज। स्ट्रेंथ बेस्ड रिपोर्टिंग, हम जैसे जब प्रोग्राम में एनरोल रखते हैं तो हम प्यूनिटिव लेबल्स ना लगाएं उसके ऊपर, ताकि उसको अगेन कहीं से उसको अपने पास्ट को उसको दोबारा फेस नहीं करना पड़े, उसको गिल्टी महसूस दोबारा ना हो। तो हमें स्ट्रेंथ्स पे एम्फेसाइज करना होगा। यूज एनोनिमाइज डेटा फॉर रिपोर्टिंग एंड लर्निंग। ये मैंने एक डैशबोर्ड का आइडिया भी दिया है जो और ये जितने भी मैंने पॉइंटर्स बताए हैं ये सब मेरा कंट्रीब्यूशन भी उसमें ड्राफ्ट में आप मान सकते हैं, क्योंकि ये वैसे सजेशन से इन पे और वर्कआउट हम कर सकते हैं। मैं कुछ चैलेंजेस की बात भी करूंगा, उनके साथ ही मैंने मिटिगेशन भी दिया है साथ में। ये हम केस क्लोजर के बाद में ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम कम्युनिटी मेंटर्स के थ्रू, मोबाइल फॉलोअप्स के थ्रू हम उसको कम कर सकते हैं। ये क्योंकि बाद में ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैलेंज हमें अक्सर देखा गया है। डेटा क्वालिटी को मेंटेन करना ये एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि स्टाफ ट्रेन नहीं होता है, और डेटा क्वालिटी अगर कहीं पे इम्पैक्ट होती है तो अगेन फिर हमारा प्रोग्राम भी इम्पैक्ट होने लगता है। तो उसको हम कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से कर सकते हैं, स्पॉट चेक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और एक और कम्युनिटी स्टिग्मा एंड कम्युनिटी रेजिस्टेंस, ये बड़ा चैलेंज रहता है। उसके लिए हम कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस पे ध्यान दे सकते हैं। अब रिकमेंडेशन फाइनली रहेंगी। कोर इंडिकेटर्स, अडॉप्ट अ सेट ऑफ कोर इंडिकेटर्स अक्रॉस एजेंसीज। केस मैनेजमेंट फंडिंग, fund simple case management systems for routine tracking. Capacity building, invest in capacity building for child sensitive monitoring. And reintegration pathways, promote community based reintegration pathways and employer engagement. And learning exchange, shared anonymized learning across providers for continuous improvement. तो हमें अगर ये सारी मेरी रिकमेंडेशन रहेंगी इसके लिए। और फाइनली जो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा वो यही है कि रिहेबिलिटेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन मेजरमेंट, जो अभी मैंने जिसके लिए टूल्स और सब चीजें बताएं, व्हेन मेजरमेंट, कम्युनिटी एंड सर्विसेज जब अलाइन होती हैं तभी रिहेबिलिटेशन बेस्ट वर्क करता है। तो लेट्स कोलैबोरेट टू बिल्ड स्टैंडर्ड टूल्स एंड स्ट्रॉन्गर रीइंटीग्रेशन मॉडल्स। तो आई होप मैंने जो मेजर्स बताए हैं सक्सेस के, और सक्सेस को किस तरह हम देख सकते हैं वो आई थिंक आप सभी जो और प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने नोट किए होंगे। और इस पर हम और बात कर सकते हैं, इनको और डेवलप कर सकते हैं, और कैसे किन टूल्स के माध्यम से हम इसको इसकी सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। तो आई थिंक इस पर मैं क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Finally, I invite Mr. Muktesh sir to share his thoughts on legal representation and access to justice for children in conflict with law. His perspective will bring in the crucial legal dimension, how quality of representation, how quality of representation and advocacy before juvenile justice boards can influence outcomes. Please, sir. Thank you. The leaders of the institution, VC ma'am, Dean sir, Anjali ma'am, and all the members of the organizing committee, जिन्होंने ये organize किया event, and my esteemed speakers on the dais, Dr. Mahua ma'am, Dr. KP Asha ma'am, Dr. G Rama ma'am, Shri Ajay Sharma sir.
देखिए वैसे तो what has been spoken by now, what I am feeling is like just like a person who has been inducted here to seek and to learn from all the esteemed speakers who have spoken before me. But anyway, since I have been asked to share my thoughts and ideas, कि एक लॉयर का क्या रोल हो सकता है इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड टू फॉर द रिफॉर्मेटिव एक्शन, मैं कुछ अपने आइडियाज आपको बस शेयर करना चाहूंगा. देखिए, the idea, the act itself, it says juvenile justice act, right? जहां वर्ड जस्टिस यूज हो गया, जहां पे भी, एटलीस्ट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, वर्ड जस्टिस somewhere has to deal with the courts. If the courts is there, courts means legal system, and if the legal system is there, there is always the role of advocate. वकील को आप वहां लीगल सिस्टम से तो बाहर नहीं कर सकते. तो there is one thing very clear when we talk about Juvenile Justice Act, we have to take into consideration that there is always a role of, in fact I would say very important role of the lawyers. सबसे important role अगर कोई play कर सकते हैं यहाँ पे, irrespective of the fact, हर जने का अपना एक role है, but lawyers play a very important role. See, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, esteemed speakers ने इस बात को बताया, this act is a reformative act. ये एक्ट प्यूनिटिव एक्ट नहीं है. हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ये लेके नहीं चलना है कि हमें किसी बच्चे को, जुवेनाइल को, जिसे किसी ऑफेंस के लिए पकड़ा गया है, that's why we don't, we carefully don't use the word offender for a juvenile. हम जुवेनाइल के लिए क्या यूज वर्ड करते हैं? One who's in conflict with the laws. ये बहुत सोच समझ के लिखी हुई चीज है, बिकॉज द एंटायर थीम ऑफ दिस एक्ट इज रिफॉर्मेटिव एक्ट. अब देखिए, when we talk about the role of the lawyers, वकील का रोल जहां पे कोर्ट्स हैं वहां आएगा ही. सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है, जो जनरली हम फेस कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? मैंने अपने ओपनिंग कीनोट एड्रेस में भी आपको एक बात बताई थी. व्हाट वी आर फेसिंग नाउ इज दैट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स व्हिच हैव बीन एनेक्टेड, which have been established as per the act, आर एक्चुअली मेंट, इनके पीछे पर्पस क्या था? इनके पीछे पर्पस था कि हमें एक बच्चे को एज एन ऑफेंडर कोर्ट के सामने, हमें उसे ये नहीं फील कराना है कि आप एक कोर्ट के सामने आ रहे हो. हमें उसे फील कराना है आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे आपके साथ एक मुल्जिम जैसा बर्ताव नहीं हो रहा है, आपके साथ में एक घर जैसा बर्ताव, आपके साथ में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर बर्ताव किया जाएगा, और जहां जरूरत होगी आपको सजा नहीं दी जाएगी, आपको सुधारने का प्रयास किया जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो एक्ट स्पीक्स ऑफ डिसाइडिंग अ केस अगेंस्ट अ जुवेनाइल इन 6 months. प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं हम? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट मींस, व्हाटएवर. गलती किसी की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं वी एज अ सोसाइटी, हमें सबको कलेक्टिवली लेनी पड़ेगी. पर सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम उन जुवेनाइल्स को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर भी फेस करा रहे हैं लंबी ट्रायल्स. हालांकि वर्ड ट्रायल वोंट बी एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज हियर, पर हम उन्हें क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग देम सब्जेक्ट टू द ट्रायल्स. एंड क्या फर्क रह जाएगा एक आम ऑफेंडर में और एक चाइल्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट इन लॉज में, अगर उसका और एक दूसरे को अक्यूज की ट्रायल बराबर एक जैसी चली? कोई नहीं रह जाएगा. सो क्या एक जरूरत नहीं है इन टूडेज टाइम टू डेवलप अ मैकेनिज्म और टू डेवलप अ बेटर सिस्टम कि जहां पे एक जुवेनाइल के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस आया है तो हम उसे फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी फिनिश करें, जल्दी खत्म करें, और थर्डली उसे ये ना लगे कि मेरे को ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि सामान्य तौर पे मुझे और एक साथ, ऐसे कई ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर एक ही ऑफेंस के अंदर, एक ही क्राइम कमिटेड के अंदर कुछ लोग मेजर होते हैं, कुछ जुवेनाइल्स होते हैं. उनकी दो अलग अलग ट्रायल चलती है, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर चलेगी और एक रेगुलर कोर्ट में चलेगी. प्रॉब्लम इज, क्या हमें दोनों को ये फील करने देना चाहिए ऑफेंडर, द पर्सन हु इज अ जुवेनाइल, कि क्या मेरे साथ भी वही बर्ताव हो रहा है जो एक दूसरे को अक्यूज के साथ हो रहा है हु इज नॉट अ जुवेनाइल? नो. समवेयर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें एक सिस्टम डेवलप करना है जहां पे जुवेनाइल को ये ना लगे कि मेरे साथ में ऑफेंडर जैसा बर्ताव हो रहा है, मेरे साथ में बच्चे जैसा बर्ताव हो रहा है, ये उसको मन से फीलिंग आनी चाहिए. सेकंड, ये बात कोर्ट्स पे ही लागू नहीं होती है, हम वकीलों पे भी लागू है. एज अ लॉयर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अभी
during the course of summit, एक बात बताई गई थी कि it is very important. In fact, एक डेटा आपके सामने रखा गया था that probation officers जो डेप्यूट होने चाहिए हर जगह पे, उनकी संख्या कितनी है? शायद हर डिस्ट्रिक्ट में एक है. दिस डेटा मैं भी अवेयर नहीं था इस बात से, टू बी ऑनेस्ट. इतना टाइम हो गया वर्किंग ऑन द लीगल साइड, बस दिस कम्स एज अ शॉकिंग रिविलेशन कि आज की तारीख में भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड है, उसी के पास सारा काम है. तो क्या एज अ लॉयर हम अपने ऊपर कुछ चीजें, कुछ जिम्मेदारियां नहीं ले सकते? मैं आपको एक छोटा सा मेरे एक्सपीरियंस से एक इंस्टेंस बताता हूँ. आई वॉज समवेयर इन वेरी अर्ली डेज ऑफ माई लॉयरिंग. मेरे पास में एक किसी जुवेनाइल का केस है. केस कोई बहुत बड़ा नहीं था, और आमतौर पे जुवेनाइल के केस के अंदर बेल्स का भी एक प्रोविजन है जहां पे अमूमन बेल हो जाती है. उस प्रोविजन पे मैं बाद में आऊंगा, विच इज अगेन अ वेरी सीरियस थॉट ऑफ कंसर्न. बट मेरे पास में एक मैटर आया, किसी का कोई एक बच्चा था, उस कहीं से कोई चेन स्नैचिंग करता हुआ पकड़ा गया. उसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे, उसकी बेल मूव करनी थी. एनीवेज बेल वगैरह मूव हो गई, कर गई, एंड he was obviously granted the bail. He came out. तो होता है जनरली when somebody is granted a bail, तो पेरेंट्स उस बच्चे को लेके मेरे आए मिठाई लेके, अरे वकील साहब आपने बेल मिली. मैंने कहा ये सब ठीक है. मैंने कहा उस बच्चे से मैंने 2 मिनट बैठ के बात करी. मैंने कहा अरे भाई जरा, हार्डली अ किड ऑफ 14-15 ईयर्स, 16 साल भी शायद पूरे नहीं किए होंगे उसे, चेन स्नैचिंग गैंग के साथ मिलो. मैंने उसको बैठ के आराम से पूछा. मैंने कहा यार क्यों वाइफ, ये दिमाग में कहां से है? उसका इमीडिएट जो पहले वर्ड्स थे, बिल्कुल गांव रूरल बैकग्राउंड का बच्चा था. वो कहता है वकील साहब मारे तो कही है, मैं आई एम स्पीकिंग इन मारवाड़ी, मैं ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश, बट ही सेड मारे तो कही है साहब, मैं टीवी माते एक शो देखियो, उमें कही है कि एक कोई क्लास में एक छोरो एक लड़की ने गिफ्ट दे, तो मरी क्लास में एक लड़की पढ़ी, मैंने उन्हें गिफ्ट दे. Reading thereby, those who don't understand that boy said कि sir, I saw some TV show on screen, maybe something like Crime Patrol, etc. जो serials आते हैं. I saw that a boy in the serial gave a gift to a fellow classmate female, so I also wanted to do that. So therefore, I got involved into it because he wanted money and he didn't get it. So I sat with him and made him understand, beta look, what are you doing? These are TV serials. These are not the hard reality, and this one instant could actually create a permanent blot on your life. बैठा, कुछ हद तक शायद उसको बात समझ में आई थी, कुछ हद तक नहीं आई, पर एक चीज मैंने उस दिन समझी थी. शायद ये बात जो उसके पेरेंट्स ने उसको समझानी चाहिए थी, वो बात आज मैं समझा रहा हूं उसको बैठ. बट गलती किसी की नहीं है. प्रॉब्लम है कि शायद इन आवर सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, we are not that open to our parents as we are to our teachers or maybe some third mentor. So as a lawyer, मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि एज अ लॉयर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरे सामने कोई इस तरह का ऑफेंडर आ रहा है, who is a juvenile, a conflict with laws, शायद I can be a first door for his counseling and give him a better guidance. And my role shouldn't end there. आशा मैम ने एक बात बताई थी कि that a lawyer's job is to protect the client at all costs. I absolutely agree with that. But I would like to add on one thing with that. हमारा काम खाली उसको प्रोटेक्शन करने तक खत्म नहीं हो जाता when it comes to a juvenile. शायद the most important thing is, as I said, हमारा काम शायद उसके बाद भी रहता है. अजय सर ने अभी एक बात बताई थी that after the closure of case there should be a mechanism to see कि उस juvenile का क्या हुआ, या how is he behaving. Who else could do it better than a lawyer who has dealt with this case? मुझे नहीं लगता कोई भी better person होगा. कोई जज ये करेगा नहीं, पुलिस को ऑफ कोर्स कोई मतलब नहीं, शायद पेरेंट्स से हम आज भी इस सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने खुले हुए नहीं है कि कोई खुल के बात कर सके. Who else could be better than a lawyer? Unfortunately, we are lacking the probation officers, we are lacking the good counselors who can do it. So as a lawyer, this can come on to us and we can take that responsibility, number one. So there can be an enacted mechanism, there can be a policy which mandates, I would
not say mandate, just like bar council makes certain ethics to be followed by a lawyer. There can be certain ethical mandates on a lawyer. Yes, when it comes to juvenile, it's your duty to post case, be in touch with that person, counsel कीजिए और देखिए, collect the data how the person is performing. Another problem what I personally feel that seriously requires a serious answer, and our role as a lawyer can also be very important, is again it revolves around the entire theme of the act, reformative. अब देखिए हो क्या रहा है, हम सारे ऑफेंडर्स को ऑलमोस्ट सेम ट्रीट कर रहे हैं. जैसे आज इस 2015 के एक्ट में हमने 3 तरह की कैटेगरी को डिफाइन कर दिया: पेटी और प्यूनी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनियस. अब आप देखिए तीनों के लिए जो ट्रायल सिस्टम और जेजेबी के सामने इनको डील करने का सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम. तीनों में कोई फर्क नहीं, ना उनको डील करने का सिस्टम सेम है, ना किसी रिहैब सेंटर में या कहीं पे भी, या चाइल्ड केयर होम में उनके लिए कोई डिस्टिंक्ट. आई डोंट नो एज ऑफ नाउ जो ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करते हैं वो ज्यादा जानते होंगे, बट लास्ट टाइम जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था, एंड आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे इस बात से, इन बच्चों के बीच में कहीं पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा रहा है, विच इज अ वेरी सीरियस कंसर्न. आप देखिए एक सीरियस ऑफेंडर who can be accused of rape, who can be accused of murder, who can be accused of some serious offense, is living together with a person, with a juvenile, जिसने शायद कोई छोटी मोटी चोरी डकैती की है और जिसके लिए पूरे एम्पल चांसेस हैं शायद बहुत जल्दी सुधर सकता है. क्या 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 this type of approach in our legal system is appropriate? So I believe as a lawyer, firstly, as a legal system, when I talk about lawyer here, I talk about the legal system. शायद हमें कहीं ना कहीं एक distinguish करना पड़ेगा the type of offenders को लेके. Secondly, the treatment which every offender is receiving or every child in conflict as law is receiving under the act needs to be distinguished. And there is one more thing which I have a serious, like as a lawyer and as the part of our legal system, जो मेरे मन में कई बार बात आती है और जो मैंने कई बार देखा है कि क्यों ना ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाए. Why can't, आपने देखा होगा आप सब लोगों ने, जैसे since this is organized by the legal aid committee and आप लोग पूरी तरह से अवेयर होंगे, आप लोग कई जिन्हें लॉयर्स हैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, लीगल सर्विसेज कमिटी बनी हुई है. अब अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी किसी भी, आई डोंट नो, एटलीस्ट राजस्थान का आई एम श्योर, there is no specialization cell which deals exclusively in training of the lawyers. देखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या करती है, हमारे पास में मीडिएशन है, हमारे पास में कमिटीज हैं which forms the panel of lawyers, train them to mediate and to somehow be trained to solve the conflict amongst the client अगर मैटर मीडिएशन में आता है, या किसी को अगर आज लीगल एड की जरूरत है तो भी. प्रॉब्लम इज आज की डेट में we need a very specialized cell like we have for the mediation, like we have for these type of training of such lawyers. Why can't we have a specialized cell exclusively for training of lawyers who have to deal with the juvenile cases? No doubt there are certain policies, there are certain implementations जो गवर्नमेंट कई बार इस चीज के ऊपर वर्क करने की कोशिश की गई है, बट जो लोग ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो शायद इस बात को जानते होंगे कि हमारे पास में आज भी, एटलीस्ट हम अगर अभी मैं जोधपुर की बात करूं तो कोई बहुत स्पेशलाइज्ड 1 या 2 बार कोई प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज किए होंगे, बट कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है जो एक्सक्लूसिव इस टाइप के लॉयर्स की ट्रेनिंग कर रहा है. लाइक वी हैव द पैनल ऑफ मीडिएटर्स, वी हैव द पैनल ऑफ लीगल एड लॉयर्स. दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम एज अ लॉयर, अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं भी है तो हम अपने आप में इंप्लीकेट कर सकते हैं. हम समझ सकते हैं कि एज अ लॉयर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है. एंड there are few things during the course of all the addresses made by our esteemed guests, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जिसके ऊपर मेरे कुछ सर्टेन इनपुट्स हैं, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ. महुआ मैम ने एक बात बताई थी दैट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है दैट इज existing since hundreds of years from
and that has evolved from UK and US. Absolutely, totally, no doubt about it. This system comes from hundreds and hundreds of years of age. But एक चीज बहुत important है देखने वाली कि unfortunately or fortunately, despite there being so much of years of evolution of this system, क्या हम उस गोल पे अचीव कर पाए जो हमें करना चाहिए था? पर्पस था रिफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, रिफॉर्मेशन ऑफ अ जुवेनाइल. आज देखिए कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मतलब देयर इज नथिंग टू फील गुड अबाउट इट, बट हमारे पास ऐसी बात नहीं है, वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट, वी आर केपेबल. बट जस्ट सी उनके रिफॉर्मेशन और उनके जो स्कीम्स हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, हमसे कितनी आगे हैं. इट्स नॉट अबाउट कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं. हमारा जुडिशियल सिस्टम तो उनसे कई गुना बेहतर है इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. आई मीन, लेकिन आप देखें फिर भी अजय सर ने एक बात कही थी कि इंडिया के अंदर आज रेट ऑफ जुवेनाइल क्राइम बहुत कम है. आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस पार्ट, बट एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट एक और है, रेट ऑफ रिफॉर्मेशन कितनी है. जुवेनाइल पार्ट जरूर कम है, जुवेनाइल ऑफेंस हम बहुत नीचे हैं इन कंपेयर टू अदर इनफैक्ट सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. हम बहुत नीचे हैं. हमारे पास आज भी कहीं ना कहीं आवर सोशल वैल्यूज इन आवर चिल्ड्रन सर्वाइव, बट रिफॉर्मेशन की वैल्यू कहाँ है? दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड. सो एज अ लॉयर वी कैन अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट. Again, yes, as Asha ma'am said, pointed out, we are basically two acts which are going hand in hand: the Probation of Offenders Act and the Juvenile Justice Act. Unfortunately, the probation officers are the same person who are dealing with the juveniles also. So, जब तक ऐसा कोई system evolve होके नहीं आता, like I said on the first hand, as a lawyer, we can have our first hand approach to a juvenile to give a first hand counseling, and not as a probation officer, but we can work as a friend of a person who's in conflict with the law, of a juvenile who's in conflict with the law. जी रामा मैम ने एक बात बताई थी that JJB why they don't refer such matters which can be referred to CWC. I have a very important aspect because JJB is again part of our legal system, and this flaw I too second with that. कहीं ना कहीं we are lacking on this. The matters which can right away be referred to CWC are being prolonged for no reason. So कहीं ना कहीं we as a lawyers can make a request. We as a lawyers can make a request to JJB कि sir these matters can be treated with CWC and which requires a serious consideration, and maybe there is a equal hope for the child to not to be treated as a regular offender, or maybe child in conflict with the laws. एक पॉइंट मैम ने कहा था that removal of disqualification one has to approach to court and then file certain applications, etc. I do agree with that, except one part, ma'am. Please don't exclude lawyers out of it, because you said that lawyers की जरूरत नहीं है, but lawyers की जरूरत कहीं ना कहीं इसमें रहेगी, because of the very simple reason. I'll tell why. Because see, sometimes this is absolutely right that this is in fact something मैटर का बहुत चिंता का विषय है कि कहीं पे अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है उसके लिए किसी को कोर्ट जाना पड़ रहा है. बट हम क्या करें, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज कोर्ट सो मोटो इतनी सारी चीजों को कर सके. तो कहीं ना कहीं एज अ लॉयर ये हमारी भी ड्यूटी है कि अगर किसी चीज पे इस तरह का मैटर है या कहीं है, हम उसके ऊपर इमीडिएटली अप्रोच करें एंड वी रिक्वेस्टेड टू द कोर्ट्स टू रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशंस. पर उसके लिए अगेन serious training is required, serious approach is required, and the dedication to serve without being selfless is required. Just a one addition. I didn't say lawyers are not involved. I just said that instead of approaching high court, they can just kind Yes, that was on the lighter note. Absolutely, my whole idea was. the legal purpose to like that. Absolutely. And yes, as I already said. Last but not the least, as a lawyer, what we can really do is, मैं उसको इस एक चीज को वापस रिपीट करना चाहूंगा. The post closure tracking
Ajay sir का बहुत important point था ये, and which requires a very serious deliberation and can be a part of policy too. I would request the entire committee to really work on this part. As a lawyers ये हमारे ऊपर तो है ही, but post closure tracking के लिए what really can be done and how this can be improved, which is something very important. Thank you, thanks a lot, and thank you for giving me this opportunity. It was really a pleasure to be before you all, and this was a memorable evening for me. Thank you. Thank you, Muktesh sir, for that powerful conclusion. Your point about legal representation being a part of the rehabilitation process really resonates. A child's first encounter with justice should definitely not be adversarial. It should always be restorative. Before we close, I'd like to open the floor for a short question and answer session. You're welcome to share reflections, raise questions, or respond to the ideas discussed. Is there anyone who has a question to ask the panelists? किसी को हमारे panelists से कोई सवाल है? Panelists for a wonderful session. It really added to our knowledge about the juvenile justice system. So my question is not pertaining strictly to the probation officers. However, a point stuck with me and I've been thinking about it for a long time now. I wanted to ask about the uh, right to the fresh start and the privacy implication, because in the JJ Act, this principle is there, the best interest of the child and the right to fresh start. But when we look at the data protection framework of India, they say that the state has the power to collect the data for the prevention, prosecution, investigation, prevention of crime, and there is no time limit, there is no additional security safeguards, specifically with regards to juvenile offenders who are in conflict with law. So how do we synchronize or harmonize these two laws in order to ensure that there is no stigma attached to children who are trying to mainstream into the society, because there are a lot of data leaks that happen day in and day out. So how do we harmonize both these laws? What can be the way out? Yeah. You have asked about the data leaks, right? So, Section 74 of Juvenile Justice Act, it clearly states that except for the purpose of investigation, the data relating to CCL or be it CNCP should never ever be published in any kind of a medium by any individual, not only with newspaper or someone, but any individual, they should refrain themselves from publishing the data of that child. Even if the data is revealing the whereabouts of child without giving the name of the child or the age of the child, but if the data is revealing that this child is from so and so place, or the child's father is so and the child belongs to this school, that is also a crime. So section 74 holds the person liable. And if you take the POCSO Act, there also you have section 19, which clearly bars the stakeholders and any person in revealing the data. So the data protection is very clear, and I don't think so any government will reveal the data relating to CCL or CNCPs. Until even in RTI also, it's very clear that these kind of data is very sensitive and it should not be revealed to the general public, the details of the child. So the act is very stringent here. Yes, ma'am. Got it. Just a follow-up question. So, ma'am, since these are separate legislations and there is a widespread exemption given to the state, so would POCSO Act and the JJ Act would prevail over the Data Protection Act? Even under data protection, or I would say separate chapter which exclusively deals with child protection. Yes, ma'am. Yes. So the JJ Act is a special legislation, and the data of a child should never be revealed, especially if it is a CNCP or CCL. Even under DPDP Act also there is a provision. I'm not clear with the provisions of data protection. Thank you so much, ma'am. Thank you. I am Swamirajan. I am first year law student at Alvin Jodhpur. My question in today's world where young people are maturing faster, both socially and mentally. So why does our juvenile justice system still consider the 18 as a majority age? Should not be reevaluated in light of changing human behavior and development patterns? So it's a very pertinent question, and times are changing. See, human behavior evolves over time, right?
So if you see even in my slide 10 years back, what were the causes and factors of children getting into pathways towards offense? Today, 10 years later, a lot more factors have gotten added on, which Mr. Ajay also brought it out. Now, there will be a cutoff period, okay, and research across the world has come to this conclusion that there is an age of majority, which is 18. Now, as society evolves, as time evolves, will we keep reducing the age when we have children in situations of offense? According to me, this is my view, as there is more and more exposure to different kinds of realities, and many a times children and young people may not know the implications of behavior or would not be able to process the realities, I feel they are even more vulnerable in today's times. And we need to address that vulnerability. That what is it that makes a child vulnerable to get into situations of crime? And I think some more of this will be taken up in the afternoon session as well. मैं ऐड करता हूँ उसमें वैसे मैंने आंसर कर दिया है उसको, बट आप इस पे कंसिडरेशन कई बार हुआ भी है। आपका जो क्वेश्चन है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक कमेटी भी बनी थी जिसने अगेन फाइनली, हालांकि उस पे लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, बट उसने अगेन बहुत सारे इनपुट्स के बाद में फाइनली अगेन ये डिसाइड किया कि हम उसको इंडिया में अभी 18 ही रखेंगे। और आप एक बात और ध्यान दीजिए, लॉ एक बार बन जाता है तो इट इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, जबकि जो हमारी कंट्री है बहुत ज्योग्राफिकली बहुत और हर प्रकार से बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट। तो जो आप एक्सपोजर की बात कर रहे हैं और जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब हमें हमारी गवर्नमेंट को या आने वाले समय में लगेगा कि जब हमें जरूरत है, अगर एज को वैसे भी एक मैंने बहुत वैलिड पॉइंट बोला, कब तक रिड्यूस, कहाँ तक रिड्यूस करते जाएंगे, तो एक सर्टेन हमें लेवल रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज जो और कंट्रीज हैं उसमें अलग अलग, कहीं 16 भी है, कहीं इवन जापान में आई थिंक 12 है। लेकिन हमें हमारे इंडिया में अभी जो हमारी एजेंसीज हैं उनको ये लगता है कि अभी वो लेवल कंट्री ने, हमारी कंट्री के ओवरऑल सिटीजन ने वो अचीव नहीं किया है जो अभी हमें एज रिड्यूस करना चाहिए। PhD scholar in the Department of Criminology from Sardar Patel Police University, Jodhpur. So it was a wonderful session taken by all of you. Actually, we are the criminologists are neglected people that involving in these kind of areas, because even though we are having the both the illegal aspects as well as the social working aspects, we are not getting involved in these kind of, we are not utilized properly in these kind of areas. Basically, like when all of us discussing about the rehabilitation of the juveniles, in case of juveniles, during the rehabilitation, there is a question that are we considering the root cause of the crime? So basically, like, there are lot of cases are happening. Recent case happened in the Odisha that 17-year-old killed his own sibling, 12-year-old sibling, that because he was getting neglected. So there is a lot of things that happening, like, trauma, childhood trauma, that can cause into the juvenile delinquency. So that can be the root cause. So these kind of things, like, especially the trauma, that can trigger the children, and it can be like, it can be taken away, like, during their adulthood also, it can be a nightmare for the children. Like, when they turn into their adulthood, it can be follow up them. And because I have done a study regarding this as well, so during that I got to know that there is a neglected children are because I have done in the adulthood, during does they have any childhood trauma during their childhood. So most of them, most of the cases I have observed that they are still having that trauma. So that, that follows them even during their adulthood. So these kind of things can be like, if these things are not addressed properly, it can affect them, the psychologically more.
and the recidivism can be more because they are not, their root cause is not addressed properly. So this is more important because during the rehabilitation, root cause identification is most important, and according to that we have to treat them and rehabilitate them. So this is the one point. And like lot of policies are coming, but the implementation matters. Is those policies are implemented properly? Because even in the government system, always like human being are more into like selfish in nature. Even like till the job gets done, after the job, are they doing properly? That matters. Even sir told that in the see the child after care. So lawyers can be the best option to see the child after the rehabilitation. But who will do it, sir? That is the one point. No, like anyway, everyone are focusing on their career, their their CV and their profile. So who will be doing that also matters. Even the implementation is done, or sorry, any policy is made, the implementation is not that easy. This matters. Even I congratulate this all NLU group that you have come up with a good thing, good policy making. But the thing is like implementation is more important. Policy making or anything we can get easily, but implementing is more important. In the rehabilitation as well, this ma'am, this trauma identification is more important because ma'am told that family matters. Family, like nowadays the like nuclear family system is moved. In that, the broken family also there. Both father and mother will be working, and the child will be neglected. And the if a child is doing one crime, a small petty crime, that may not be identified on the time. I'm so sorry to interrupt you, but Okay. we're on a paucity of time. Can you Okay. please ask a direct question? Okay, so that may not be in the the child may not be unidentified. That crime may not be identified. So basically, the like that child will get that confidence and go further. So basically, my question is that during the rehabilitation process, is these things are identified, or is these things are properly cared and rehabilitated on the time in anywhere? Like like everyone should answer on this question, ma'am. For the implementation part that you have asked, what should be done with the child? What should be the next step of rehabilitating towards the child? ICP helps CWC or JJP to take what is the next best course of action. So these are the rules that the JJ Act stakeholders follow in order to identify the child's needs. और इसीलिए during my session I mentioned about the tools. जो अगर हम अभी कुछ सिस्टम, हमेशा सिस्टम इज ऑलवेज इम्प्रूविंग, अभी इम्प्रूविंग, तो उसमें हम जो टूल्स इंक्लूड कर सकते हैं, हमने आपकी सभी चीजें जो आपने बोली वो उनको कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड करने के लिए ही वैसे सिस्टम्स, वैसे टूल सजेस्ट किए गए थे जो उसके इन सभी चीजों का, चाहे जैसे आप कह रहे रूट कॉज का, हर चीज का ध्यान रखा जाए उसका पूरा। तो इसलिए ऐसे सिस्टम्स, तभी वो रिहेबिलिटेशन सक्सेसफुल कहलाएगा। और इसीलिए फिर मैंने बताया कि वो सक्सेस इंश्योर करने के लिए हमें किन चीजों पे ध्यान देना होगा, तो उसमें आपकी सारी बात आ गई है एक। और दूसरे जो आपने कहा, जो अभी आपने ऐसे कहा कि कौन लॉयर इंश्योर करेगा, या तो हमेशा किसी भी लेजिस्लेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो जैसे लीगल ऑब्लिगेशन होता है और एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन हर चीज का होता है, वो हम इवन जो हम कहते हैं कि हम एक आम नागरिक की लेजिस्लेशन की बात नहीं करें, हमें पब्लिक प्लेसेस पे कैसे बिहेव करना है उसके लिए भी हमें कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ऐसे ही हमारे को हम हर चीज को लीगली बाउंड नहीं कर सकते हैं। और ये जो मुफ्ती सर ने जो चीज एडवाइस करी थी कि हम उसको लॉयर्स के लिए, लॉयर कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो खुद लें, ऐसी चीजों को खुद अडॉप्ट करें, खुद अपना इंटरेस्ट दिखाएं, खुद अपना इनिशिएटिव दिखाएं और उन चीजों को। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन वाली चीजें हैं जो हम अब कानून जनता से एक्सपेक्ट कर सकता है। सिर्फ एक ही ऐड करना है, वेरी पर्टिनेंट।
कि अगर हमें रेलेवेंट रिहैबिलिटेशन करना है तो इन डेप्थ असेसमेंट बहुत जरूरत है और वो एक्ट में मैंडेटेड है। सिमिलरली जो पॉइंट फॉलो अप और सुपरविजन की बात होती है वो भी एक्ट में मैंडेटेड है। तो these are all points which are there, but as you rightly said, the implementation में ना we have to go into the nitty gritty कि हर एक स्टेक होल्डर, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक रोल में क्या क्या अच्छा हो रहा है एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। सारा जो स्टेक होल्डर्स है ना, at every point there will be a lot of in-depth discussion. Only then rehabilitation can be effective. But all the points you have raised, the Act mandates that kind of an in-depth work already, including follow-up and support. Thank you so much, Esvent. It's always heartening when a policy conversation turns into a collaborative one. Before we close, I'd like to take a moment to reflect on what today's dialogue brings to light. Probation and rehabilitation are not peripheral elements of juvenile justice. They are its very essence. Yet, the absence of clear training standards, accountability mechanisms, and interagency coordination continues to weaken their impact. To move forward, we need not only stronger policy, but also a shift in perspective from viewing children as subjects of correction to recognizing them as individuals capable of renewal and growth. Strengthening legal representation, investing in skilled probation services, and ensuring meaningful aftercare must be central to any reform. On behalf of the Legal Aid and Awareness Committee, I sincerely thank all of our speakers for their time, insight, and commitment to this issue. And to everyone present here, thank you for being a part of this conversation. We request all the panelists to please be accompanied by their POCs to the amphitheater for a quick photograph, and then that will be followed by lunch. Thank you. लंच पे जाने से पहले